प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत छठवीं यूनिट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण। प्रथम चरण को उदारवादी युग, दूसरे चरण को क्रांतिकारी युग एवं तीसरे चरण में महात्मा गांधी का प्रभाव अधिक था, इसलिए तीसरे चरण को गांधीवादी युग भी कहा जाता है। मित्रों, पिछले वीडियो में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के बारे में आपने विस्तार से सीखा है। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण की शुरुआत करते हैं। यहां पर पहला पॉइंट है होम रूल आंदोलन। अप्रैल 1916 में लोकमान्य तिलक ने बेलगांव, पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उनके द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैप्तिस्ता एवं सचिव एनसी केलकर थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? अप्रैल 1916 में। कहाँ की थी? बेलगांव, पुणे में। तिलक जी ने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल की अवधारणा का प्रचार किया। इसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना मद्रास के अड्यार में की। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले अप्रैल में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और उन्होंने मराठा एवं केसरी के माध्यम से होम रूल की अवधारणा का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। कहाँ? मद्रास के अड्यार में। तो यहाँ पर 2 होम रूल लीग थी, पहली तिलक की और दूसरी किसकी? एनी बेसेंट की। बाद में दोनों लीग आपस में शामिल हो गई थी। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया एवं कॉमनवील के माध्यम से किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा है। तो होम रूल लीग से संबंधित 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, होम रूल की लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में की थी, बेलगांव में। और दूसरी होम रूल लीग है सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने अपने लीग का प्रचार मराठा एवं केसरी समाचार पत्रों के माध्यम से किया एवं एनी बेसेंट ने अपने लीग का प्रचार न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया था। इसके बाद है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में अनुमति थी या नहीं थी, एक अलग मामला है। लेकिन आपको याद रखना है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इनको महात्मा गांधी का गुरु, राजनीतिक गुरु कहा जाता है। इन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। अब यहां पर गांधीवादी युग की शुरुआत होती है। मोहनदास करमचंद गांधी 1893 में एक भारतीय मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने कहां गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलन को संगठनात्मक रूप प्रदान करने तथा उसको सही दिशा देने हेतु उन्होंने कई संस्थाओं जैसे नटाल,
इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस, टालस्टाय फार्म तथा फिनिक्स फार्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। दक्षिण अफ्रीका से ही महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकाला। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो गोखले जी ने उनको समझाया कि बेटा कान जो है खुले रखो और मुंह बंद रखो कुछ समय के लिए। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया और भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके कारण उन्हें सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। गांधी जी का यह मानना था कि अगर अंग्रेजों को सहयोग करेंगे और अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाएंगे तो भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारतीयों को ले जाकर के सेना में शामिल कराया था। 1916 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके पहले इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था। तो महात्मा गांधी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे और इसके बाद एक बार वो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने के लिए बीच में आए थे और इसके बाद पुनः वापस गए थे। इसके बाद वो स्थायी रूप से 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए थे। इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद गांधी जी का जो पहला आंदोलन था, प्रश्न पूछा जाता है पहला आंदोलन कौन था, या फिर पूछता है कि निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों को निलहे जमींदारों से मुक्ति दिलाई। यहाँ पर मित्रों 3 कठिया कानून लागू था और किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। तो वहाँ के किसानों द्वारा जो है इसका विरोध किया गया। वहाँ पर एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था कि आइए यहाँ पर चंपारण आंदोलन का आप नेतृत्व करिए। तब उनके बुलाने पर महात्मा गांधी वहाँ पर पहुँचे थे। इसके बाद क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, सत्याग्रह करने की धमकी दी। इसके बाद उनका यह प्रथम आंदोलन जो है चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया। इसी आंदोलन से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को क्या कहा, महात्मा की उपाधि दे दी। किस आंदोलन से प्रभावित होकर? चंपारण आंदोलन से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर महात्मा की उपाधि गांधी जी को दे दी। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। इसके बाद जो महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन था 1917 में चंपारण सत्याग्रह था और 1918 में क्या है, अहमदाबाद आंदोलन। ये प्रथम जो है क्या था, असहयोग आंदोलन था। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल में हस्तक्षेप था। अहमदाबाद के श्रमिक विवाद की पृष्ठभूमि में कॉटन टेक्सटाइल मिल मालिक और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने तथा प्लेग बोनस, क्योंकि प्लेग फैल गया था तो इसलिए मजदूर बोनस चाहते थे, प्लेग बोनस में कटौती से संबंधित विवाद था। इसमें पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी। पहली बार अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया, तो इसका उत्तर है अहमदाबाद का आंदोलन। इसके बाद अगला है खेड़ा सत्याग्रह। तो पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद और इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह।
गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा लगान में छूट न दिए जाने के कारण सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ दिया और उन्हें राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती तब तक वो लगान देना बंद कर दें। गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक विट्ठल भाई पटेल के साथ संघर्ष छेड़ दिया था। यहाँ पर विट्ठल भाई पटेल भी थे। ये केंद्रीय असेंबली के पहले स्पीकर अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। 19 मार्च 1919 को 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया और इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील वाला कानून कहा जाता है कि भारतीयों को किसी भी क्रांतिकारी को शंका के आधार पर बंदी बना लिया जाता था और उसको ना तो वकील कर सकता था, ना तो अपील कर सकता था और ना ही कोई दलील कर सकता था। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। रॉलेट एक्ट आप याद रखेंगे क्योंकि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा है और यहां से प्रश्न पूछा गया है प्रोफेसर भर्ती में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो स्थानीय नेता जिनका नाम था डॉक्टर किचलू, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 के दिन एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में किया गया। रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे इसका विरोध करने के लिए पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था और इस सभा में जलियांवाला बाग में माइकल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी थी और लगभग 1200 से लेकर के 1500 लोगों को यहाँ पर गोलियों से भूंज दिया गया था। तो ये घटना याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और ये जो है यहाँ पर ये गोली कांड किसने कराया था, गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने। इसके बाद है ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार था, इस नरसंहार के विरोध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। क्या किया था? नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया गया था। इसके बाद इस हत्याकांड की जांच करने हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी, हंटर कमेटी का गठन किया गया। तो आप ये भी याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और ये हत्या किसने करवाई और इसकी समीक्षा के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो ये है हंटर कमेटी। इस कमेटी में 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका उत्तर है हंटर कमेटी का गठन किया गया था। तो महात्मा गांधी ने भी केसर ए हिंद, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी, इसको इन्होंने वापस कर दिया तथा जमनालाल बजाज द्वारा राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी गई कि आप अपना सम्मान अपने पास रखिए, इस तरह से गोलियां चलाएंगे तो ये सम्मान हम नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर आप ऊपर देख रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाई, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा भी एक जांच समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। इन्हीं के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। अब आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है? तुर्की के साथ की जाने वाली अपमानजनक संधि के विरोध में भारतीय मुस्लिमों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जिस आंदोलन का सूत्रपात किया गया उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। मित्रों, अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों को आश्वासन दिया था
कि जब वो यदि प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो तुर्की के जो खलीफा है, जिसको दुनिया के मुसलमान सम्मान के दृष्टिकोण से देखते थे, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। लेकिन जब तुर्की के खलीफा के खिलाफ कार्यवाही की गई, उसको अपदस्थ किया गया, उसके बाद जो है भारतीय मुस्लिमों द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया तथा महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली। लेकिन ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अबुल कलाम आज़ाद। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने वाले नेता कौन थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। इसको आप याद रखेंगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, इस बात को भी आप याद रखना, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना इस आंदोलन के खिलाफ में थे, इस आंदोलन का समर्थन उन्होंने नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन के दौरान अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल एवं अली बंधुओं, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली ने कामरेड पत्र के माध्यम से लोगों में इनके लिए जनाधार तैयार किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। आप याद रखेंगे कि किस अधिवेशन में, सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन। वैसे तो कांग्रेस का साल में एक ही अधिवेशन होता था, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती थी, इमरजेंसी की स्थिति में, एक और अधिवेशन बुला लिया जाता था जिसको विशेष अधिवेशन कहा जाता था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था सितंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पारित प्रस्ताव को 1920 में नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि प्रदान की गई और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से कर दी। 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो ये एक ऐसे नेता थे असहयोग आंदोलन की पूरी तैयारी कराए, लेकिन जिस दिन यह आंदोलन शुरू हुआ उस दिन ही तिलक की अर्थी उठाई गई थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने इस आंदोलन की रूपरेखा बनाई तथा अपने रचनात्मक एवं नकारात्मक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। यहाँ पर एक और घटना है, चौरी चौरा कांड। इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछता है। असहयोग आंदोलन जब अपने चरम पर था तो 5 फरवरी 1922 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने एक शांतिपूर्ण राजनीतिक जुलूस पर गोली चलवा दी। क्या किया? पुलिस ने, एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, उस पर पुलिस ने गोली चला दी। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जनता ने थाने पर हमला कर दिया और उस पर आग लगा दी थी। यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। यहाँ पर उग्रवादियों द्वारा थाने पर आग लगा दी गई थी। इस अग्निकांड में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। हिंसा की इस कार्रवाई से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। और इसको कब बंद कर दिया गया? 12 फरवरी 1922 को। कौन सी घटना के कारण?
चौरा चौरी कांड के कारण, चौरी चौरा कांड के कारण। एक और पॉइंट है, 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने भारत के लिए पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। बात करते हैं स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी से प्रश्न पूछा जाता है। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास कर रहे थे। इनको देशबंधु चितरंजन दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशबंधु चितरंजन दास। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, यहां पर चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें सामान्यतः स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1923 में हुए चुनाव में स्वराज पार्टी को अत्यधिक सफलता मिली तथा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इसने 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर जीत हासिल की थी। मित्रों, असहयोग आंदोलन जब स्थिर हो गया, रोक दिया गया, तो एक अलग विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका मानना था कि अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, चुनाव भी लड़ाएंगे और हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम जो है सेंट्रल असेंबली में पहुँचें और वहाँ पर बैठ करके नियम कानून को प्रभावित करें। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था। इसमें क्या है कि काफ़ी स्वराज्य पार्टी को काफ़ी सफलता मिली और यहाँ पर आप देख रहे हैं विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को, इनका जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद है वायकोम सत्याग्रह। त्रावणकोर के एक गांव वायकोम में अछूतों को मंदिर से जुड़ी एक सड़क का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। केरल कांग्रेस समिति ने इस छुआछूत के खिलाफ कांग्रेस सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। यहाँ पर वायकोम सत्याग्रह, यहाँ पर अछूतों को मंदिर में प्रवेश से संबंधित था। केरल में टी.के. माधवन और के केलपंत तथा के.पी. केशव मेनन के नेतृत्व में चले इस आंदोलन का उद्देश्य श्रमिक, निम्न जातियों और अछूतों को गांधीवादी तरीकों से मंदिरों में प्रवेश के अधिकारों को प्राप्त कराना था। गांधी जी ने 1925 में केरल का दौरा किया तथा त्रावणकोर की महारानी से एक समझौता किया, जिसमें अछूतों को मंदिर प्रवेश एवं सड़कों के उपयोग की अनुमति प्रदान कर दी गई। तो यहाँ पर वायकोम सत्याग्रह भी आप याद रखेंगे, यहाँ पर भी महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो पहला चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा और यहाँ पर वायकोम। अब आता है क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। अक्टूबर 1924 में पहले भी बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में पढ़ना है। 3 चरणों में, पहला उदारवादी, दूसरा उग्रवादी, तीसरा गांधीवादी। अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिंद्र सन्याल, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना की गई। याद रखेंगे 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक काकोरी गांव पड़ता है, वहां पर 8 डाउन ट्रेन को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया तथा रेलवे की तिजोरी को लूट लिया। इतिहास में यह काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है और यह जो है इस संगठन की पहली घटना थी। अंग्रेज सरकार ने कार्रवाई करते हुए 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया और इनमें से 4 क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लोहड़ी को क्रमशः फैजाबाद, गोरखपुर, नैनी तथा गोंडा में फांसी दे दी।
राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के समय दिए गए दूध को उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने 9-10 सितंबर 1928 को दिल्ली की फिरोज शाह कोटला मैदान में, ये प्रश्न पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे, पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। यहाँ पर आप जान रहे हैं कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, लेकिन जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों पर कार्रवाई हुई, उनको फांसी पर लटकाया गया, तो इस पर जो है इस संगठन को सोशलिस्ट इसमें जोड़ दिया गया। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में हुए जुलूस के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर यहाँ पर सैंडर्स की हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और कुछ पर्चे फेंके थे। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन पर केंद्रीय असेंबली बम कांड के तहत मुकदमा चलाया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। ये भी आप याद रखेंगे। जेल में क्रांतिकारियों ने राजनीतिक बंदियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। किसको किसको? भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को। यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ऑप्शन में आपको बटुकेश्वर दत्त भी मिलेंगे, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को छोड़ दिया गया था। इन 3 लोगों को यहाँ पर फांसी दी गई थी। 13 सितंबर को 63 दिन की भूख हड़ताल के कारण जतिन दास का देहांत हो गया था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए चंद्रशेखर आजाद भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसको अल्फ्रेड पार्क कहा जाता है। अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद पार्क कंपनी गार्डन कर दिया गया है। लंदन में 13 मार्च 1940 को सरदार ऊधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। जिस जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, उसको 13 मार्च 1940 को सरदार ऊधम सिंह ने लंदन में उसकी मार करके हत्या कर दी। बंगाल स्वयंसेवक दल का गठन हेमचंद्र घोष तथा लीला नाग द्वारा किया गया तथा श्री संघ की स्थापना अनिल राय द्वारा की गई थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्य सेन ने, जिन्हें मास्टर दा कहा जाता है, की स्थापना इन्होंने, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्य सेन ने की थी। इन्हें मास्टर दा के नाम से पुकारा जाता था। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के बल पर 18 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस संगठन के सदस्यों द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर हथियारों को लूट लिया गया। इसके पश्चात भारत की एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई, जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन बने। यहां पर इसको आप याद रखेंगे। फरवरी 1933 में अपने एक साथी के विश्वासघात के कारण सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। कुछ मजदूर संगठन भी थे यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन में, इनको भी आप यहाँ पर देखेंगे। भारत में गठित प्रथम श्रमिक संघ बंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना 1890 में एन.एम. लोखंडे द्वारा की गई थी। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांगों के लिए 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। यहाँ पर आप याद रखेंगे, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन।
यहाँ पर लाला लाजपत राय ने जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अभी हम बात करेंगे गांधीवादी आंदोलन का द्वितीय चरण। 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा हेतु 8 नवंबर 1927 को सर जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग भारत आया था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। कब आया था? 1927 में। इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन कहा गया और इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। यहाँ पर साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसका विरोध किया था और साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। और साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। इस समिति द्वारा अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। उन्हें ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। मित्रों, 1927 में जब साइमन कमीशन आया भारत, तो उसको व्हाइट कमीशन कहकर उसका विरोध करके उसको बाहर कर दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप लोग ही कोई कमेटी बनाइए और आप ही प्रस्ताव रखिए कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण होना है। तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी। लाहौर अधिवेशन। पंडित जवाहरलाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर में कांग्रेस का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित हुआ। कांग्रेस कार्य समिति ने निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में, कहा, लाहौर में रावी नदी के किनारे यहां पर तिरंगा झंडा फहराया था 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में। तो ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा कर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी की ओर कूच किया था और ये यात्रा 24 दिन की थी और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खां कहा जाता है, यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें बादशाह खां कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से, इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत में खुदाई खिदमतगार, याद रखेंगे, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन के सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता था। अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन। यहाँ पर भारतीयों को ब्रिटेन में बुला करके समझौता कराया जाता था, जिनको गोलमेज सम्मेलन कहा गया। गोलमेज सम्मेलन, यहाँ पर कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, जिसमें प्रथम सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 को हुआ था।
और 19 जनवरी 1931 तक यह सम्मेलन चला था। ये नहीं पूछा जाएगा, बस प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। पूना पैक्ट 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग के तहत पृथक निर्वाचक प्रणाली को न केवल मुसलमानों के लिए जारी किया गया बल्कि दलितों को भी इसको, मतलब अंग्रेज चाहती थी भारतीयों को हिंदू मुस्लिमों को अलग कर दो, हिंदुओं को बांट करके हिंदुओं को भी अलग अलग बांट करके अलग कर दो। इसलिए जिस प्रकार से अंग्रेजों ने 1909 में मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने दलितों के लिए भी घोषणा कर दी थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया। इसके बाद महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में पूना समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। दलितों को जब अलग से ही वो दे दिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए गए, तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो है यरवदा सेंट्रल जेल पूना में इन्होंने अनशन शुरू कर दिया था इसके खिलाफ। बाद में 1932 में महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इसके बाद आता है भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये थोड़ा सा इतिहास और साथ ही साथ राजनीति शास्त्र, मतलब भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉपिक है। तो प्रांतीय चुनाव एवं सरकार का गठन 1935 के प्रावधान के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने न केवल भाग लिया बल्कि उसमें बड़ी सफलता हासिल की थी। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। यहाँ पर पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने यहाँ पर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, पाकिस्तान की मांग की थी। इसके पूर्व 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद इकबाल ने पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम संगठित राज्य बनाने का उल्लेख किया था। तो इनको जो 1930 में क्या हुआ कि उनको मुस्लिमों के लिए एक अलग देश चाहते थे, और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की, परंतु जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था। यहाँ पर पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, अलग से उसको देश चाहिए था। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर याद रखेंगे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद 1939 ये अधिवेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और कुछ विवाद होने के कारण, मतभेद के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद जो है इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की जाती थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। युद्ध के दौरान कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से तत्कालीन वायसराय लिन लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किया गया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू दूसरे एवं सत्याग्रही थे। दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स कमीशन भारत आया।
जिसने संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत की, किंतु भारतीयों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में कहा था, यह एक आगे की तारीख का चेक है, पोस्ट डेट चेक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ये एक ऐसा चेक है, किसको कहा, क्रिप्स कमीशन को, और इसका विरोध किया गया। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में, कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा था, भारत छोड़ो प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा था, यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। 8 अगस्त 1900, अब यहां पर देख रहे हैं कि महात्मा गांधी भी थोड़ा यहां पर उग्र हो गए थे। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इस बैठक में वर्धा में प्रस्तावित भारत छोड़ो प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, डू और डाई। महात्मा गांधी पूरी तरह से उग्र हो गए, क्रांतिकारी हो गए, और उन्होंने भी अब उदारवाद की नीति को पूरी तरह से त्याग दिया। जो उनकी अहिंसा की नीति थी उसको इन्होंने त्याग दिया। इसकी प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार द्वारा 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को असंवैधानिक संगठन घोषित कर इसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी, सैयद महमूद, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, इन सबको कैद कर लिया गया। इसके बाद इस दौरान क्या हुआ, यहाँ पर एक तरफ जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं दूसरी तरफ बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार का गठन कर दिया गया। वाई चौहान, नाना पाटिल के नेतृत्व में सर्वाधिक दीर्घजीवी समानांतर सरकार का गठन सतारा में हुआ। 1945 तक यह सरकार चलती रही। बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक में दिसंबर 1942 में जातीय सरकार का गठन हुआ, जो सितंबर 1944 तक चलती रही। इसके बाद आंदोलन के दौरान कई नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशफ अली, सुचेता कृपलानी, वीजू पटनायक थे। बंबई में उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, बी.एस. खादर आदि नेताओं ने कई महीनों तक रेडियो का प्रसारण किया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल था। और जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड पामस्टन। यहाँ पर 1889 में पंडिता रमाबाई ने 9 महिला प्रतिनिधियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी। 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरोजिनी नायडू की भूमिका सराहनीय थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आशफ अली ने भारत
ने अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय झंडा फहराकर आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने लंबे समय तक भूमिगत रह करके भी आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो का प्रसारण किया था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1907 में स्टुटगार्ट मतलब जर्मनी में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय झंडा फहराने का श्रेय इनको प्राप्त है। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस एवं आईएनए आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह के दिमाग में आया था। किसके दिमाग में? आजाद हिंद फौज आईएनए का विचार आया था मोहन सिंह के दिमाग में। कैप्टन मोहन सिंह को आजाद हिंद फौज का कमांडर नियुक्त किया गया। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जापानी नियंत्रण वाले देश सिंगापुर पहुंचे, जहां रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। यहां पर याद रखेंगे कि इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में। ये बहुत पूछता है ये प्रश्न, इसको याद रखना जरूरी है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा जय हिंद, उन्होंने क्या कहा? जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया था। उन्होंने एक रेडियो पर बोलते हुए कहा था, स्वतंत्रता के लिए युद्ध छिड़ चुका है और इसमें मैं आपका महात्मा गांधी, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। तो इन्होंने पहली बार महात्मा शब्द का प्रयोग किया था। जापान सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप को जीतकर नेताजी को सौंप दिया। नेताजी ने अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप एवं निकोबार का द्वीप नाम बदलकर स्वराज्य द्वीप रख दिया गया था। आजाद हिंद फौज की प्रमुख अभियुक्त मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह पर मुकदमा चला और फांसी की सजा सुनाई गई। वेवेल योजना भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से तत्कालीन वायसराय वेवेल ने 14 जून 1945 को सरकार की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मित्रों यहां पर महत्वपूर्ण है, तो पहले साइमन कमीशन आया, उसका विरोध हुआ। 1942 में क्रिप्स कमीशन आया, उसका विरोध हुआ। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत की। तो इसको भारतीयों ने स्वीकार किया और इसी योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली, भारतीयों के संविधान का निर्माण हो गया। क्रिप्स कमीशन 2 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार, इसके बाद एक अस्थायी सरकार बनाई गई जिसको अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था? 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। इस प्रकार से सभी को अलग अलग विभाग दिए गए थे।
मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी इसमें अस्थायी सरकार में शामिल किया गया था। इसके बाद यहाँ पर कुछ माउंटबेटन योजना, ये भारत विभाजन योजना है और इसी योजना के तहत भारत को विभाजित कर दिया गया। फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। इस स्वतंत्र भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। श्री राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया गया, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन पद से हट गए तो यहाँ पर श्री राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिल गई, पाकिस्तान बन गया और मोहम्मद अली जिन्ना को वहां का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख नारे हैं, जैसे भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इनको आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं, सब याद है आपको। साइमन कमीशन वापस जाओ, इसको आप याद रखेंगे, लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का है। इनकलाब जिंदाबाद, ये महात्मा गांधी के ने नारा लगा, भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता जी द्वारा। और वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ये नारे लगाए गए थे। तो मित्रों, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। और इन वीडियो को यदि आप पढ़ते हैं, दोनों वीडियो को, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको आपको पढ़ना है। जैसे श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा था। बारदोली गुजरात में सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और वहाँ की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स अर्थात एक व्यक्ति सीमा बल कहा है। इसके बाद यहाँ पर है एक, यहाँ पर बुक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। इसको आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने लिखी है अपने गुरु के बारे में। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। क्या है? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। इसकी रचना हेड टॉय द्वारा की गई थी। इस पुस्तक का पूरा नाम स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ रिवोल्यूशनरी है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो मित्रों, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनको विस्तार में समझाने का प्रयास किया गया है। और मुझे उम्मीद है यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और इस प्रकार से 6वीं यूनिट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी वीडियो अपलोड किए गए हैं, सभी टॉपिक कंप्लीट कर दिए गए हैं। आप सभी अच्छे से पढ़िए। बस आपसे एक आग्रह है, पुराने प्रश्न पत्र को जरूर देखिए। यदि आप पुराने प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कम से कम 5 से 6 प्रश्न पुराने प्रश्नों से आना निश्चित है। 2014 के 2 प्रश्न पत्र हैं और 2016 में हुआ था और 2021 में
इन 2014, 16 और 21 के प्रश्न पत्रों को आप ढूंढ करके उनको ज़रूर पढ़िए और वहाँ से 5 से 6 प्रश्न आना निश्चित है। तो यदि आप नए प्रश्नों को गलत कर देते हैं, जो नए पहली बार आया है आपको नहीं आता, तो आप अपने आप को माफ़ कर देंगे। लेकिन यदि आप रिपीटेड प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यदि आप इनको छोड़ते हैं, इनको गलत करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर इसके बाद आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरी जिम्मेदारी से पढ़िए, इसी बार फाइनल करिए, इसी बार फाइनल करिए। बार बार मौका नहीं मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। इस बार की परीक्षा में ही आप फाइनल करिए। और क्योंकि एक बार अगर भर्ती में आप बाहर होते हैं तो सीधे सीधे आपको 5 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। तो समय से अगर आप प्रोफेसर बन जाएंगे उसकी बात ही अलग होगी। बनने के लिए लोग 50 साल में भी बन रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं होती जो युवा अवस्था की बात होती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।